अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य संघर्ष 100 दिन से अधिक चला। अस्थायी युद्ध विराम की खबरें आ रही हैं, एमओयू साइन हो रहे हैं। हालांकि समझौते के बाद भी इजराइल ने कसम खाई है कि वह लेबनान में कब्जे वाले इलाकों को अपने पास रखेगा और कब्जे वाले वेस्ट बैंक में इजरायली बस्तियों का विस्तार भी करेगा। बहरहाल ईरान का पलड़ा अब भारी है, लेकिन यह पूरा युद्ध दुनिया के लिए एक आश्चर्य का विषय बन गया है कि वो इसलिए आखिर विश्व की दो बड़ी शक्तियों पर ईरान कैसे भारी पड़ा। तो आज हम समीक्षा करेंगे इसी प्रश्न की। इस प्रश्न को सुलझाने के लिए हमें समझने होंगे ईरान के ताकत के वे स्रोत जिनके कारण ईरान इस युद्ध में 100 दिन से भी ज्यादा टिका रहा। इसके अलावा हम अमेरिका के उन सभी पैतरों को भी समझेंगे जो उसने इस युद्ध में अपनाए थे, लेकिन इन सब के बाद भी उसे हार का ही स्वाद चखना पड़ा। और अंत में एक निष्कर्ष पर बात करेंगे, क्या अब किसी देश को केवल युद्ध से जीता जा सकता है? चलिए तो अब पहले मुद्दे की तरफ चलते हैं। ईरान की ताकत के स्रोत समझते हैं जिस कारण वह 100 दिन से ज्यादा टिका रहा। देखिए, ईरान की ताकत का पहला स्रोत है उसकी विकसित मिसाइल टेक्नोलॉजी। ईरान के पास मध्य पूर्व में मिसाइलों का सबसे बड़ा जखीरा है। उसमें फतेह जैसी मिसाइलें भी शामिल हैं जो मैक 13 की स्पीड से टारगेट कर सकती हैं। यही नहीं, ईरान के पास जेट विमान, ड्रोन, वायु रक्षा प्रणाली, नौसेना, जहाजों का बेड़ा और भी बहुत कुछ है। इसके अलावा इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स भी शामिल है जिसका सीधा संपर्क ईरान के सुप्रीम लीडर से होता है। ईरान की अब दूसरी ताकत है और जो सबसे महत्वपूर्ण है उसके प्रॉक्सी नेटवर्क। ईरान लेबनान में हिजबुल्ला, फिलिस्तीन में हमास, इराक में शिया मिलिशिया और यमन में हूती जैसे सहयोगियों और विद्रोहियों को मिसाइलें, रॉकेट, ड्रोन प्रदान करता है। ईरान की यह ताकत उसे कई मोर्चों पर युद्ध लड़ने में सक्षम बनाती है। उदाहरण के तौर पर वह सैम हॉर्मुज को कंट्रोल करता है, वही यमन के हूती विद्रोहियों के जरिए बब अल मंदेव पर भी कंट्रोल रखने की कोशिश करता है, जिससे सुएज नहर तक कंट्रोल करता है। इस तरीके से ईरान की ये सबसे महत्वपूर्ण ताकत बन जाती है। ईरान की तीसरी ताकत है मौजेक सिद्धांत। यह प्लान संकट की स्थिति में देश को 31 स्वायत्त ऑपरेशनल जोन में बांटता है, जिसमें हर जोन बिना किसी केंद्रीय निर्देश के काम करने के लिए स्वतंत्र होता है। केंद्र यदि कमजोर भी होता है तो स्वायत्त क्षेत्र के पास वह ताकत बनी रहती है और अपने हिसाब से वो निर्णय ले सके। चौथा है इसमें ईरान का भूगोल, जो इस देश को किसी प्राकृतिक किले से कम नहीं बनाता। इसके पश्चिम में जाग्रोस पर्वतमाला है, उत्तर में अल्बोर्ज पर्वतमाला है और दक्षिण में है समुद्र। ईरान के कई बड़े शहर भी पहाड़ी और मरुस्थल से घिरे हुए हैं। इन्हीं सब प्राकृतिक विशेषताओं के कारण प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक ईरान हमेशा सामरिक बढ़त में आगे रहा है। पांचवा है ईरान की जनता। 28 फरवरी को ईरान पर युद्ध थोपते हुए अमेरिका ने ऐलान किया कि ईरान की जनता इस्लामिक शासन से मुक्ति चाहती है, लेकिन असल में अमेरिका के कुछ प्रॉक्सी को छोड़ दें तो जनता के व्यापक तौर पर ईरान की सत्ता के साथ रही और इस तरीके से जनता का साथ ईरान की पावर का एक मुख्य स्रोत भी रहा। छठवां है जियोपॉलिटिकल स्थिति। हम सब जानते हैं इस समय जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ट्रंप के खिलाफ है। इसका कारण है ट्रंप की नीतियां जिनसे पूरी दुनिया रुष्ट है। इसमें कनाडा और ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप के अनाप शनाप बयान भी शामिल हैं। अंततः ट्रंप के रवैये के चलते नाटो सहयोगियों ने भी ईरान युद्ध में अमेरिका का साथ नहीं दिया। वहीं दूसरी तरफ रूस, चीन जैसी महाशक्तियां ईरान के सपोर्ट में रहीं। कैस्पियन सी के जरिए रूस और ईरान जुड़ते भी हैं। ऐसे में हो सकता है, कह सकते हैं, ईरान को सीधे रूसी मदद भी मिली हो। ये पॉसिबल है। सातवां पॉइंट है ईरान की स्ट्रेटेजिक बढ़त। चूंकि हॉर्मुज जलडमरू मध्य या हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल और ऊर्जा मार्ग है, ईरान पर अमेरिका के आक्रमण का असर यह हुआ कि ईरान ने इस चोक पॉइंट को कंट्रोल कर दुनिया को ऊर्जा संकट की झलक दिखला दी, जिससे अंततः अमेरिका के ऊपर प्रेशर बना और अमेरिका को आखिर में सरेंडर ही करना पड़ गया। आठवां बिंदु है इसका ईरान की आर्थिक लागत की रणनीति। हम सब ने देखा ईरान ने इस युद्ध में अटैक की जगह प्रतिरोध का रास्ता ज्यादा अपनाया और महंगी अमेरिकन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के लिए कम कीमत वाले छोटे छोटे ड्रोनों का इस्तेमाल किया। अमेरिकी संपत्तियों को सीधे निशाना बनाया ताकि लागत असमानता को एक हथियार के रूप में ईरान इस्तेमाल कर सके। तो ये सभी मुख्य बिंदु हैं जिनके कारण ईरान दो महाशक्तियों पर भारी पड़ा। हालांकि
अमेरिका ने युद्ध को जीतने के लिए पूरा जोर लगाया। इस युद्ध में अमेरिका ने कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल दोनों वॉरफेयर तकनीकों का इस्तेमाल किया। उदाहरण के तौर पर उसने सीधे सैन्य कार्यवाही का भी सहारा लिया, तो इसके अलावा उसने साइबर अटैक, फॉल्स न्यूज, इकोनॉमिक वॉरफेयर तथा प्रॉक्सी नेटवर्क जैसे इजराइल और गल्फ कंट्रीज का भी सहारा लिया ताकि ईरान को झुकाया जा सके। खैर, शायद यह युद्ध समाप्त हो जाए या फिर ना भी हो, तब भी दुनिया के सामने निष्कर्ष यही निकलता है कि सिर्फ सैन्य ताकत से समाधान नहीं निकल सकता, जब तक कि उसके बाद कोई राजनीतिक समझौता ना हो, चाहे वह यूक्रेन, गाजा, लेबनान, सूडान या ईरान में हो। रणनीतिक और राजनीतिक मोर्चों पर झटके लगने के बाद अमेरिका के लिए ईरान के साथ पूर्ण पैमाने पर युद्ध फिर से शुरू करना असंभव हो गया है। वहीं दूसरी तरफ सैन्य, आर्थिक और नेतृत्व के मोर्चों पर हार के बाद ईरान के लिए भी अब इस युद्ध को कंटिन्यू करना असंभव था। आखिरकार दोनों पक्षों ने बातचीत का रास्ता अपनाया और बातचीत के लिए मजबूर होना पड़ा। और इस युद्ध की अंतिम लाइन भी यही है कि अगर बड़ी ताकतों को अपनी बची कुची प्रतिष्ठा बचानी है तो उन्हें राजनीतिक समाधान से ही एकमात्र रास्ता खोजना चाहिए।